नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसा कि सीएम बघेल दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। दिल्ली गए थे सीएम बघेल, जहां पर उनकी CWC की बैठक हुई थी। इसमें शामिल हुए थे सीएम का कार्यकर्ताओं ने, जहां वापस लौटने के बाद स्वागत किया है। और इसके दौरान सीएम बघेल ने बयान भी दिया है। बीजेपी ने भगवान राम को बनाया योद्धा रैम्बो, ये बयान दिया है सीएम बघेल ने। तो अपने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम ने एक के बाद एक बीजेपी और संघ पर निशाना साधा है। CWC की बैठक हुई थी जिसमें कि सीएम बघेल शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी ने भगवान राम को योद्धा रैम्बो बनाया। ये बड़ा बयान दिया है सीएम बघेल ने अपने इस दौरे से लौटने के बाद। सीएम बघेल का यह बयान कि बीजेपी ने भगवान राम को बनाया योद्धा रैम्बो। मौजूद थे सीएम बघेल और अब जब लौटे हैं सीएम बघेल अपने इस दिल्ली दौरे से, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि योद्धा रैम्बो बनाया है बीजेपी ने भगवान राम को। आज दिल्ली में CWC की बैठक हुई और जिसमें जोधपुर में जो चिंतन शिविर होगा, जिसमें जो एजेंडा है, अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें खड़गे साहब को, चिदम्बरम साहब को, मुकुल वासनिक जी, भूपेंद्र हुड्डा और राजा बरार, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी बनी थी। कमेटी के जो अलग अलग विषय है, जिसमें राजनीतिक है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक है, कृषि है, इन सब के मामले में कमेटी गठन की गई है, जिसके ड्राफ्ट तैयार किए गए, जिसको CWC में इसकी चर्चा की गई। सोनिया जी की अध्यक्षता में, राहुल जी की उपस्थिति में, और 13, 14, 15 को चिंतन शिविर होगा। इसी की तैयारी संबंधी बैठक रखी गई। नहीं, वहाँ CWC की बैठक आज हुई। चिंतन शिविर 13, 14, 15 शिविर में आप शामिल होने पहुंचेंगे 13, 14 को, तो फिर वहाँ क्या लगता है, कुछ छत्तीसगढ़ के लिए एक नई रणनीति लेके आएंगे? छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, कांग्रेस का चिंतन शिविर है, जिसमें जो विषय मैंने अभी बताए उन सब विषयों में ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद एक पेपर तैयार किया जाएगा जो संगठन से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए और देश के आर्थिक स्थिति के वो सारे मामलों के बारे में वहाँ डिस्कशन होगा और अंत में फैसला होगा, जो सोनिया जी इसके बारे में फैसला लेंगे। सर, आप लगातार अभी बहुत सारे क्षेत्रों के दौरे पर लगातार आप कर रहे हैं। देखिए, हम तो जो शासकीय योजनाएं हैं, जो इन 3 3.5 साल में जो लागू किए, उसके ज़मीनी हकीकत जानने निकले और बहुत अच्छा रिस्पांस है। किसान हमसे प्रसन्न हैं, हमसे छात्र छात्राएं, महिलाएं, गरीब लोगों को जो अनाज मिलता है, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वो सारी योजनाओं के अलावा और जितने भी जो बिजली बिल, इन सब के बारे में जानकारी ले रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों की भी जायज़ा ले रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है और जहाँ जहाँ कमी खामी दिख रही है उसे निर्देश भी दे रहे हैं, सुधारा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। काम अच्छा कर रहे हैं हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे जनप्रतिनिधि, सब लोग। तो अपने इस दिल्ली दौरे से तो लौट आए हैं सीएम बघेल, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। और उन्होंने कहा है कि योद्धा रैम्बो की छवि बना दी गई है भगवान राम की, और ठीक यही हनुमान जी के साथ भी हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखे एक के बाद एक बयानबाजियां हो रही हैं और इस बीच सीएम बघेल ने यह बयान दिया है कि भगवान राम की छवि बीजेपी ने योद्धा रैम्बो की बना दी, यानी कि हमेशा युद्ध की मुद्रा में रहते हैं। तो
कुलदीप जी के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने भगवान राम की छवि के साथ पिछले कई वर्षों में छेड़छाड़ किया है। राम की छवि ऐसी है जो हमेशा राज्य की भलाई और राज्य में शांति चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनकी छवि के साथ खिलवाड़ किया है। कुलदीप हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखिए सीएम बघेल ने ये आरोप लगाए हैं कि भगवान राम की छवि के साथ बीजेपी ने खिलवाड़ किया है। बिल्कुल, देखिए सीएम भूपेश बघेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अटैकिंग तरीके से जो है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है उसको लेकर टारगेट किया है और उन्होंने इसमें साफ तौर से भगवान हनुमान का जिक्र किया है, भगवान श्री राम का जिक्र किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये दोनों मुद्दे जो है इन पर जो है इनसे सियासत जो है वो गरमाई हुई है। चाहे हनुमान जी से जुड़ी हुई हनुमान चालीसा की बात हो या फिर भगवान श्री राम की बात हो, दोनों मुद्दों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो आगे बढ़ाती आई है और कांग्रेस शुरू से ही इस तरीके के आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्री राम के नाम पर जो है राजनीति कर रही है, हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति कर रही है। तो एक तरीके से इसको काउंटर करने की कोशिश जो है वो भूपेश बघेल ने अपने इस बयान पर की है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को जो है कांग्रेस जो है वो काउंटर करने की कोशिश करती है, तो कई बार कांग्रेस को जो है वो फायर बैक भी झेलना पड़ता है, क्योंकि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। ये माना जाता है कि हिंदुत्व की राजनीति जो है वो बीजेपी की चुनावी पिच है और उस पर जो भी अगर खेलने आता है कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो दूसरी पार्टी हो, उसको जो है वो मुंह की खानी पड़ती है। तो ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति पर जो है वो निशाना साधा। सवाल हमेशा से उठते रहे हैं कुलदीप, अब जैसा कि अब हम नजर डालें CWC की जो बैठक हुई जिसमें कि सीएम बघेल शामिल हुए, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रही? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर जो है वो राजस्थान के जयपुर में होने जा रहा है, उसको लेकर जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा रही, क्योंकि चिंतन शिविर में ही कांग्रेस को कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। मसलन कांग्रेस को इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि आखिर ये जो विधानसभा चुनाव बीते हैं इसमें कांग्रेस को इतनी करारी हार क्यों झेलनी पड़ी, खासकर पंजाब में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी से क्यों हार गई, और जो बाकी के 4 स्टेट्स है उसमें कांग्रेस जो है उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है वो कांग्रेस का जो 3 दिवसीय चिंतन शिविर होने वाला है उसको लेकर जो है वो इस वर्किंग कमेटी में जो है वो काफी लंबी चर्चा हुई। कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता थे वो इसमें शामिल हुए, खुद कांग्रेस की जो बिल्कुल अब देखना होगा कि देखिए आप परिवारवाद के आरोपों से किस तरह से कांग्रेस पीछा छुड़ाती है और जिस तरह से सीएम बघेल ने ये बड़ा बयान दिया है कि योद्धा रैम्बो की छवि बनाई गई है भगवान राम की, अब देखना होगा कि बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों पर पुलिस का चाबुक चला है, क्योंकि पुलिस ने एक बार फिर से गांजा तस्करों को धर दबोचा है। 2 गांजा तस्करों को टाटा इंडिगो कार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत 5,23,000 रुपए बताई जा रही है, साथ ही इस घटना में प्रयोग की गई टाटा इंडिगो कार जिसकी कीमत 3 लाख और एक मोबाइल जब्त किया है और इस सामान की कुल कीमत 8,25,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी आनंद नंदेश्वर और अनिल भारती जो कि थाना सुपोला जिला दुर्ग का रहने वाला है, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर जेल भेज दिया है। लगातार पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई जारी है और जब
चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गांजा भी बरामद हुआ है। और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि नक्सलियों से प्रभावित हैं, लेकिन अब इन नक्सलियों से निपटने के लिए युवा एक बार फिर से तैयार हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर फाइटर फोर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई और बड़ी संख्या में युवा यहां आवेदन करने पहुंचे हैं। युवाओं का यह कहना है कि हम नक्सलियों का डटकर मुकाबला करना चाहते हैं। गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और इसके माध्यम से हमें आजीविका कमाने में मदद मिलेगी। और इस मौके पर यह भी जानकारी मिली है कि 300 पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू हो चुका है। युवाओं के लिए अपने देश की सेवा करने का यह एक अच्छा अवसर है। लंबे समय से नक्सलवाद से जूझ रहे बस्तर में स्थानीय युवाओं को रोजगार समेत मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बस्तर फाइटर्स नाम की विशेष पुलिस बल के गठन का निर्णय लिया और इसके लिए आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। तो पहले ही जहां जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बेरोजगारी काफी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात जज्बा देखा जा रहा है युवाओं में कि अपने राज्य को बचाना है, देश की रक्षा करनी है। इसके चलते कई युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बस्तर फाइटर फोर्स की भर्ती प्रक्रिया जैसा कि शुरू हुई, कई युवा वहां पर आवेदन करने पहुंचे। 300 पदों के लिए यह भर्ती अभियान शुरू किया गया है। बस्तर 7 जिलों में 300 पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू हुआ और युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। ये एक अच्छा मौका होगा जब सेवा करने का ये मौका भी मिलेगा, साथ ही साथ कमाई में मदद भी मिलेगी। हमारे संवाददाता हरी सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हरी, देखिए युवा अब पूरी तरीके से तैयार हैं नक्सलियों से निपटने के लिए। जो बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, क्या प्रमुख जानकारी? जी अंजलि, मैं बता दूं आपको, भारत शासन के मंशा अनुरूप शांति, सुरक्षा और विकास के साथ रोजगार का सुनहरा एक अवसर बेरोजगारों को दिया जा रहा है, जिसे जिले के लिए इतने बड़ी संख्या में भर्ती होने पर युवाओं में बहुत बड़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। और बस्तर फाइटर फोर्स के लिए चयन प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। बस्तर फाइटर फोर्स के लिए गौरतलब है कि मैं बता दूं 15,152 आवेदन अभी आए हुए हैं, जिसमें महिला 4,844 और पुरुष 1,308 और द्वितीय लिंग के लिए 13 आवेदन आए हुए हैं। बिल्कुल। और कितने युवाओं ने अब तक भर्ती के लिए आवेदन किया है? मैं आपको बता दूं अंजलि कि अभी कुल पुरुष का यदि कहा जाए तो 4,844 और क्षमा चाहता हूँ, महिला 4,844 और पुरुष 15,152 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 1,308 तृतीय लिंग के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल। 1,308। हरी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बस्तर फाइटर्स नामक जो विशेष पुलिस बल है किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है? मैं जी अंजलि जी आपको बता दूं कि बस्तर के खास करके युवा बहुत उत्साह और बहुत ही आत्मविश्वास और एक मतलब अंदरूनी क्षेत्रों में लड़ने के लिए क्षमता रखते हैं। इसलिए उनको ज्यादातर यहाँ की जानकारी, अंदर की जानकारी, नक्सलियों के संबंधित, माओवादियों के संबंधित जानकारी उनको बहुत अच्छी तरह से होती है और वो कार्य कुशलता होती है लड़ने में। इसलिए उन्हें अपने बस्तर में उनको चांस दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरी तमाम जानकारी के लिए। तो युवाओं में एक क्षमता होती है, जज्बा होता है लड़ने का,
हर एक समस्या का सामना करने का, और इसी के चलते उन्हें ये बड़ा मौका दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते हाल बेहाल है। यहां पर गर्म हवाओं का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक लू का अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं। मौसम विभाग ने दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक लोगों को घर से बाहर ना निकलने की नसीहत दी है। साथ ही लोगों को लू से बचने के लिए सावधानी भी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों में पारा 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसको लेकर लोगों को अलर्ट रहने की अब जरूरत है कि लोग घर से इस समय ज्यादा ना निकलें। 12 से लेकर शाम 4 बजे तक का जो समय है वो थोड़ा सा गर्म हो सकता है ज्यादा, और ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण का खतरा भी टला नहीं है और कई जगहों से कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर से मिलने लगे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से मास्क पहनने को लेकर लोगों को सलाह दी है, लेकिन अब लोग मास्क पहनना ही भूल चुके हैं और अब मास्क पहनने वालों की तादाद मात्र 10 से 15% ही रह गई है। ऐसे में खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाहे वो स्टेशन हो, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। एहतियाती तौर पर पहले लोग मास्क पहन रहे थे, लेकिन जब से कोरोना का खतरा कम हुआ, ग्राफ गिरा, तो लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया, जिससे कि एक बार फिर से तेजी से अब उछाल आ रहा है जब कोरोना के केसेस में। तो लोगों को समझाया जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, मास्क पहनने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीज एक बार फिर से मिलने लगे हैं। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। मास्क पहनने को लेकर लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। टेस्टिंग की प्रक्रिया एक बार फिर से बढ़ाई जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है, करने का काम तेजी से किया जा रहा है। और मनवा बीजापुर की परिकल्पना के साथ जिस लोहा डिंगरी को सुधारने का काम किया गया था, जिस परियोजना के साथ लोहा डोंगरी को 2 साल पहले संवारने निखारने का काम पूरे जोश के साथ शुरू हुआ था, साल 2020 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। आज उसी लोहा डोंगरी की सुंदरता जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार हो रही है। यहां पर निखरने के बजाय और मुरझा रही है लोहा डोंगरी। पहाड़ी के एक हिस्से में पुष्प और औषधीय पौधों की प्रजातियों की जो वाटिका है, इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि लाखों रुपए खर्च जरूर किए गए। 24 घंटे कर्मचारियों की देखरेख में इस उद्यान का जो मूल स्वरूप है वो खो चुका है। उद्यान समेत पूरे परिसर की देखरेख, साफ सफाई के लिए जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, दरअसल उनको पगार ही समय से नहीं मिल रही है। जिन चौकीदार की तैनाती की गई थी, उनमें से अब इकलौता चौकीदार बचा है, और जिसमें कि रमेश हेमला भी उपेक्षा के चलते बीते 4 महीने से बेरोजगार हैं। वन विभाग की तरफ से डेली विजिलेंस कर्मचारी के रूप में रमेश की नियुक्ति लोहा डोंगरी में चौकीदार के रूप में हुई थी, और रमेश का कहना है कि पिछले 4 महीने से उसे पगार नहीं मिली है। आप तस्वीरें भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजापुर की ये लोहा डोंगरी है जो पूरी तरीके से मुरझा चुकी है। यहाँ पर हरे भरे पौधे होने चाहिए, लेकिन
हरे भरे जो पौधे लगाए गए थे, बहुत ही जोश के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी, वो आज मुरझा चुके हैं। चारों ओर सिर्फ सूखे पत्ते नजर आ रहे हैं। तो ये है मनवा बीजापुर की कल्पना। यहां पर पानी फिर चुका है। और रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबर का, जहां पर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवराज सरकार ने रिट पिटीशन याचिका लगाने की बात कही है। तो वहीं इस फैसले के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार ने ओबीसी वर्ग को लेकर गलत आंकड़े कोर्ट में पेश किए, जिसके चलते यह नतीजा आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ धोखा करने के षड्यंत्र में कामयाब हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत आंकड़े पेश किए। कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट की जानकारी नहीं दी गई, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश का ओबीसी वर्ग बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो पंचायत चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दोनों चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवराज सरकार पर कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने गलत आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं, जिसके चलते यह फैसला सामने आया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।